हेलो गाइस, तो 2 दिन के बाद ले आया हूँ बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग की नई अपडेट्स। देखो 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, चाहता था मैं वीडियो बनाऊँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी अपडेट्स आ भी नहीं थी और मैं जानता था मेरे फॉलोअर्स जो भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, जो अच्छे कंटेंट को पसंद करते हैं, वो सब वेट कर रहे होंगे एक वीडियो का। तो एनीवेज आज मैंने टाइम निकाल कर किसी भी तरह डिसाइड कर लिया कि एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो आज की फर्स्ट अपडेट हम स्टार्ट करते हैं क्रिस बमस्टेड के साथ। एंड क्रिस बमस्टेड गाइस इस वक्त मतलब 19-20 वीक्स आउट के हिसाब से इज लुकिंग इनसेन। मतलब इनका शेप ना हम देखते थे हमेशा 10-12-13 वीक्स में, तब जाकर इनकी फिजिक ये चेंज करते थे। उससे पहले ये बहुत ज़्यादा बल्कि ऑफ सीजन शेप में ही रहते थे और हमेशा इतनी अपडेट्स भी शेयर नहीं करते थे। लेकिन इस बार द थिंग इज़ वेरी डिफरेंट। इस बार देखो क्रिस ने ठान लिया है और उनको पता है पहले से ही मैन, इस बार कोई भी गलती ना उनको बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं। बिकॉज देखो लास्ट ईयर क्रिस ने थोड़ा सा स्लैक ऑफ करा था, थोड़ा सा वो हल्का ले गए थे बिल्कुल रमोन को, और रमोन ने उनको काफ़ी अच्छे से पुश करा था। देखो जीत के करीब रमोन कहीं से भी नहीं थे उसके बाद भी। अब ये नए कंपेटिटर्स ना किसी तरीके से क्रिस को पुश करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और होना भी चाहिए मैन। कब तक मतलब आप एक ही चैंपियन देखोगे? मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि क्रिस को यहाँ से हट जाना चाहिए एज अ चैंपियन या क्रिस को चैंपियन नहीं रहना चाहिए, बट एक्चुअल मज़ा तो तभी है ना जब कॉम्पिटिशन हो कुछ ना कुछ। अभी क्रिस के पास कौन है? रमोन ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी पुश करने के बाद भी अभी इतने क्लोज नहीं है, बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा वेस्ली भी काफ़ी दूर लगते हैं। लेकिन इस बार मैन क्रिस जानते हैं कि इस बार अपना बेस्ट वर्जन मुझे लाना है एंड ही वांट्स टू प्रूव कि मतलब वो अभी भी इस टाइटल को पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं और इस डिवीजन को डोमिनेट करते हैं। इसीलिए मैन इस बार देखो कोई कमी छोड़ते हुए हमें क्रिस नहीं लग रहा है, स्पेशली आप देख रहे हो इस टाइम पीरियड के हिसाब से। और दूसरा अभी क्रिस को बेबी हुई है, ये आप जानते होंगे, मैंने अपडेट शायद कवर नहीं करी, बट एनीवेज यू पीपल आर अपडेटेड। तो उसके बाद भी गाइस इन्होंने थोड़ा भी टाइम ऑफ नहीं लिया, उसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं, उसी इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हैं एंड पूरा फोकस इनका अपने बेस्ट वर्जन को लाने पर ही है। अब देखो इनकी फिजिक कितनी अमेजिंग लग रही है, कंडीशन वाइज ही इज नॉट लुकिंग ऑफ मैन, कहीं से भी नहीं लग रहा है इस बार। आई थिंक पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्रिस इज लुकिंग जस्ट इनसेन अगर कंपेयर करें तो। और साथ में गाइस एक बात और मैं आपको बता दूं कि 5 टाइटल्स ऑलरेडी क्रिस जीत चुके हैं। तो अब इससे बेटर उनके लिए क्या होगा? क्या आप लोग गैस करना चाहोगे? इससे बेटर होगा 6 टाइटल, यस, और उससे बेटर क्या होगा? 7 टाइटल। तो एक लेगेसी तो ये ऑलरेडी बना चुके हैं मैन। अब और कुछ प्रूव करने की इनको ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा लेवल ये अपने लिए सेट कर देना चाहते हैं कि वहाँ तक कोई भी रीच ना कर पाए। और डेफिनेटली गाइस 5-6 टाइटल आप जानते हो किसी के लिए भी जीतना कितना मुश्किल होता है। ओपन डिवीजन के जैसे एथलीट्स जैसे रॉनी हो गए, आर्नल्ड हो गए, फिल हीथ वगैरह हो गए, जीत चुके हैं। अब देखो हर एक साल टाइटल चेंज होता हुआ दिख रहा है, हर 2 साल में टाइटल चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्या कोई लेगेसी बनाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उसके बाद आप मेंस फिजिक में देख लो, जेरेमी ने जब 4 टाइटल जीते थे उसके बाद कोई भी नहीं आ पाया जो इस लेवल तक इस स्पीड से आगे बढ़ पाए, इस तरीके से आगे बढ़ पाए। देखो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ने बहुत ट्राई करा, उसके बाद आई थिंक 3 टाइटल वो जीत चुके हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उनका चांस बनेगा। प्लस देखो कियोन पियर्सन, शॉन क्लाइडा सब अमेजिंग एथलीट हैं, बट 6 टाइटल, 7 टाइटल, 5 टाइटल अलग ही एक चीज़ है। और इस बारे में बिल्कुल भी डाउट नहीं है इसी क्रिस को कोई भी अभी भी टच करने वाला है। तो वैसे ही वो अपना बेस्ट वर्जन लाएंगे तो फिर तो कोई चांस बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ डोमिनेट कर रहे हैं पूरे डिवीजन को, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। बट आप जानते हो कि रमोन और वेस्ली पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से बिल्कुल शांत हो गए ना, दोनों ट्रेन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको क्या लगता है, क्या कोई चांस है, मतलब 1% भी चांस आपको लगता है कि रमोन या वेस्ली क्रिस को इस बार पुश कर पाएंगे? वेल मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है 2nd प्लेस के लिए दोनों फाइट करते रह जाएंगे। लेकिन हाँ क्रिस को पुश करने के चांस अभी तो किसी के भी नहीं लगते। और आई थिंक अगर क्रिस का ये लास्ट ईयर होगा मैन, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है। देखो अब बेबी भी हो चुकी है, कई बार क्रिस इस बात को बोल भी चुके हैं कि कभी भी उनके लिए वो टाइम आ सकता है जब उनको अपने बूट्स हैंग करने पड़े। तो देखते हैं क्या ये वो साल है, बट बहुत जल्दी वो होने वाला है इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर। आई थिंक उससे ज्यादा क्रिस इस चीज को नहीं खींचेंगे। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है सैमसन डॉडा की। और सैमसन इज लिविंग अ ड्रीम मैन। सैमसन एक तरह से पूरा एक ख्वाब जी रहे हैं। मतलब मैं ये किस वे में बोल रहा हूँ, यहाँ देखो आप इस अपडेट को देखो, सैमसन के लिए मशीन छोटी होती जा रही है। आप देखते हो कभी ऐसे? अभी अपने उस ऑफ सीजन पे इतने डीप डाउन गए भी नहीं है, अभी ये मैसिव हुए भी नहीं है, इतने मास मॉन्स्टर इतने ज्यादा बने भी नहीं है जो ऑक्सीजन जिम से बन के लोग आते हैं। उसके बाद भी गाइस मशीन्स इनके लिए छोटी होती जा रही है। आप देख रहे हो किस तरह से ये फंस कर यहाँ मशीन के अंदर बैठने की ट्राई कर रहे थे। और है ना एक इनसेन मूवमेंट। मतलब देखो सैमसन कितनी ज्यादा मसल मास अभी उस डीप ऑफ सीजन में जाने से भी पहले गेन कर चुके हैं। तो अब आप देख लो ऑक्सीजन जिम में क्या होगा। मैन सैमसन आई थिंक टोटली जानते हैं कि उनके लिए एक ही वे है, उनको एब्सोल्युटली कंडीशन, एब्सोल्युटली रेडी आना पड़ेगा। और उसके लिए गाइस इनको अपनी 3D मसल बैलीज, अपना वो पॉप
बचा के रखना है, और उसको बचा के रखने का गाइस एक ही तरीका है, और वो है आप इतना ज्यादा मैसिव हो जाओ, इतनी ज्यादा मसल मास कैरी कर लो कि जब आप डाइट डाउन करो, आप कंडीशन होने का ट्राई करो, उस लेवल तक खुद को पुश करो, उस लेवल तक कार्डियो करो जिस लेवल तक माइलोस इनको कार्डियो करवाने का ट्राई करते थे, तो आपकी मसल मास रिटेन रहे, आपकी वो 3Dनेस खत्म ना हो, आपकी मसल बेली तब भी राउंडनेस और फुलनेस कैरी करती हुई दिखे। अब देखो क्विंटन के साथ क्या हुआ था, क्विंटन वाज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। 2-3 वीक्स पहले की आप क्विंटन की अपडेट्स देखोगे, ही वाज लुकिंग इनसेन मैन, मतलब बहुत ज्यादा राउंडनेस, बहुत ज्यादा फुलनेस और बहुत ज्यादा मसल मास कैरी करते हुए दिख रहे थे, इनफैक्ट इन लेग्स गाइस, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। लेकिन वही है, जैसे इनका शो आया बहुत ज्यादा उन्होंने खुद को पुश करा, एंड देन आप देख लो किस तरह से वो स्टेज पे आई थिंक टेक्सास प्रो से भी ज्यादा स्मॉलर साइज पर थे वो 2 साल पहले जैसे आए थे। तो वही है, सैमसंग के साथ भी ये चीज ना हो जाए, आई थिंक इसी डर से ये खुद को इस तरह पुश नहीं करते हैं। माइलोस भी इनकी बात सुन लेते थे, इस तरह से इनको पुश नहीं करते थे। बट एनीवेज गाइस, सैमसंग आई रियली वांट हिम टू लिव अप टू हिज कैलिबर, और जितना ज्यादा इनमें पोटेंशियल है ना मैन, अगर ये और ह्यूज होते गए, और ये खुद को पुश कर रहे हैं मैन, वेट ट्रेनिंग में तो ये एब्सोल्युटली खुद को पुश करते हैं, अब कार्डियो में नहीं करते उस तरह से। माइलोस ने इस बारे में बात करी थी, तो वो एक अलग चीज है। बट हाँ, आई थिंक कोच चेंज करना एक तरह से कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि माइलोस के साथ इनको वर्क नहीं करना चाहिए था, या माइलोस ने इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं करा मैन, दे हैव वर्कड अ लॉट, दे हैव वर्कड रियली ग्रेट थिंग्स। अब ऐसे कोई भी चीज नहीं है जिसमें माइलोस ने कोई कमी छोड़ी या सैमसंग ने कोई कमी छोड़ी हो, शायद कार्डियो वगैरह नहीं करा उस तरह से। उसके अलावा आई थिंक इन्होंने बहुत सारी चीजें ना साथ मिलकर एक साथ अचीव करी हैं, और जब एक चीज आपके पास आके लिमिट हो जाए ना, मतलब आप बिल्कुल स्टॉप हो जाओ, उसके ज्यादा प्रोग्रेस ना कर पाओ, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें तो चेंज करनी चाहिए। अब देखो जिस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जिस तरह से इन दोनों ने साथ काम करना बंद करा है, दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज नॉट हेल्दी। मतलब ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं था जो सैमसंग से लोगों ने एक्सपेक्ट करा था, और इसी चीज के लिए गाइस ही गॉट ट्रोल्ड, काफी ज्यादा इनका मजाक बना, काफी ज्यादा इनको हेट कमेंट्स आए। बट उसके बाद मैन वही आज के टाइम में लोग जल्दी से बातें भूल जाते हैं। यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, और वही चीज सैमसंग कर रहे हैं, अपनी फिजिक से खुद को प्रूव करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। बाकी आप बताओ सैमसंग का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, और साथ में सैमसंग की फिजिक अपडेट, मतलब जिस तरह से फर्स्ट के मशीन के अंदर जाने की ट्राई कर रहे हैं ना, दैट इज लुकिंग हिलेरियस टू मी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गाइस बहुत ही अच्छी अपडेट, क्योंकि वो है गुडवीटो की। अब देखो इस चैनल पर हमने गुडवीटो को काफी ज्यादा कवर नहीं करा बहुत लंबे टाइम से। अब उसका एक रीजन ये भी है गाइस, क्योंकि गुडवीटो अब गायब हो गए थे डेट्रॉयट प्रो के बाद से। अब वैसे हम एक्सपेक्ट तो करते थे कि डेट्रॉयट प्रो के बाद हमें गुडवीटो फिर से कंपीट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मुकाबला गाइस डेट्रॉयट प्रो में मार्टिन और इनके बीच में बहुत बराबरी का था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी एक जीतता ना तो लोगों को बुरा लगता, क्योंकि गुडवीटो वाज लुकिंग इनसेन और मार्टिन भी उसी तरह से आए थे। इनफैक्ट अगर आप प्री-जजिंग की बात करोगे तो मार्टिन थोड़े से लाइट आए थे, थोड़े से फ्लैट साइड पर थे। हाँ, फाइनल्स में वो बहुत ज्यादा शार्प होकर आ गए थे, बहुत ज्यादा ड्राई साइड पर आ गए थे। लेकिन मैन मार्टिन और गुडवीटो का मुकाबला ना बहुत याद रहेगा, बहुत इक्वल मुकाबला, और गुडवीटो ने अच्छा खासा पुश करा मार्टिन को। और इसी हिसाब से गाइस, उसी हिसाब से लग रहा था कि एक न्यू कमर है, बिल्कुल नया नया शो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर ये 1-2 शो में कंपीट करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। और डेफिनेटली गाइस अगर यहाँ कैली प्रो में कंपीट करते तो क्या आपको नहीं लगता टोनियो बर्टन को ये बीट कर देते हैं? वेल मुझे तो डेफिनेटली लगता है। वेल ये बैटल अभी हम देख नहीं पाए, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में मुझे लगता है हम जरूर देखने को मिलेगी हमें ये। वैसे गुडवीटो ने अपना प्लान बिल्कुल क्लियर रख दिया है, अभी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उनकी फिजिक अपडेट को आप देखोगे तो देखो हाउ मैसिव ही इज लुकिंग, ही इज कैरिंग अ ग्रेट मसल मास। उसके बाद भी गाइस अभी एक्साइटेड सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अपना ये प्रॉपर ऑफ सीजन अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका मतलब है गाइस इस सीजन में हम ये कंपीट करते हुए अब तो नहीं दिखेंगे। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि और ज्यादा मसल मास ऐड करनी है, और ज्यादा डेंसिटी ऐड करनी है, और ज्यादा वो 3Dनेस अपने मसल्स में ऐड करनी है। देखो ये अभी भी कुछ लैक नहीं करते, कुछ मसल्स यस इंप्रूवमेंट चाहते हैं, बट उसके बाद भी आप इनके आर्म्स देखोगे कितने बल्जिंग से हैं, साथ में इनकी कॉर्ड्स देखोगे आप सो डैम ह्यूज, और आप इनके फ्रंट शॉट्स देखोगे ना, आप देखो किस तरीके से इनका टेपर निकल के आता है, बिल्कुल कार्टूनिश सा, वो भी इतने मैसिव होने के बाद। बैक में भी ऐसा कुछ लैक नहीं करते, बैक भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रखी है, थोड़ी और डेंसिटी, थोड़ी और 3Dनेस, एंड ही इज गोइंग टू वॉर मैन। मतलब ये किसी के साथ भी वॉर पे जा सकते हैं और किसी को भी बीट करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, एंड ही इज वेरी यंग, अभी बहुत ज्यादा यंग है। क्रिस हसी तो जानते हैं किस तरह से इनको लेके चलना है। उन्होंने देखो इनके साथ 2 शो करवाए, और वो 2 शो ना काफी थे किसी के लिए भी। इन्होंने काफी ज्यादा लोगों के मुंह बंद करे, हेटर्स के मुंह बंद करे, लोगों को चुप कर दिया जो लोग बोलते थे फोटोशॉप यूज करते हैं मुझ समय, और खुद को प्रूव करा मैन। तो अब इनका इंतजार सबको रहेगा दोबारा से स्टेज पर देखने का। जिस तरह से मैसिव लग रहा है ना, ग्रेनीनेस जो इनकी फिजिक में अभी से ही पता लगती है मैन, जबकि इतनी मसल मैच्योरिटी कैरी नहीं करते। ही इज वेरी यंग, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ, उसके बाद भी गाइस ही कैरीज अ लॉट ऑफ ग्रेनीनेस, और वही चीज इनकी पावर बनेगी स्पेशली विद दिस मसल मास। तो मैं तो गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ इनको दोबारा से स्टेज पर देखने के लिए। अब खैर लंबा ऑफ सीजन जाएगा तो आई थिंक नेक्स्ट सीजन में यानी नेक्स्ट ईयर ही हमें कंपीट करते हुए दिखेंगे, उससे पहले तो ये कंपीट करते हुए नहीं दिखेंगे। इतनी मसल मास के बाद ये और मसल मास जो ऐड करेंगे तो आप सोच लो कितने फ्रीकी और हो जाएंगे। एनीवेज गाइस आप बताओ गुडवीटो आपको कैसे लगते हैं, और क्या इनको दोबारा से कंपीट करना चाहिए इसी सीजन में, ताकि इसी सीजन में डेब्यू कर पाएं, जो इनका प्लान था स्टार्टिंग में, बट इन्होंने उसे चेंज करा। अब देखते हैं फॉर गुड और फॉर बैड
बट एनीवेज तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गाइस क्विंटन बीस्टवुड की। अब देखो क्विंटन बीस्टवुड ने अपनी स्टोरीज पे क्लियरली आके बहुत ही ज्यादा ओपन वे में बात करी है मैट जॉनसन और अपने बारे में, क्योंकि मैट जॉनसन के साथ अब ये ट्रेन नहीं कर रहा है। यस गाइस, इनका एक तरह से ब्रेकअप हो चुका है एंड दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर। तो क्विंटन ने इस बारे में मैट के लिए कोई बुराई नहीं करी, उन्होंने क्लियरली बात करी कि मैन मैट के साथ काफी अच्छा रहा, ही इज अ वेरी ग्रेट कोच, बट मेरी फिजिक को वो समझ नहीं पाया और कुछ चीजें ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। तो वही है कि मेरे साथ इन्होंने ट्रेन करा और काफी ज्यादा ऑफ सीजन में देखो अच्छी प्रोग्रेस रही, बहुत ज्यादा मसल मास मैंने ऐड कर ली थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। बट वही है कि मेरे साथ इन्होंने लास्ट में ऑफ सीजन जब खत्म हुआ प्रेप के टाइम पे, स्पेशली लास्ट 2-3 वीक्स में बहुत ज्यादा मुझे पुश करा कंडीशन के लिए, और मैं कंडीशन काफी अच्छा आ जाता हूँ नॉर्मली भी, बेसिकली भी मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट इतना ज्यादा जो मुझे पुश करा गया था उससे मेरा वो पॉप, मेरी मसल मास चली गई और मैं टेक्सास प्रो यानी कि 2 साल पहले जो टेक्सास प्रो में मैं आया था उससे भी थोड़ा सा डाउन आया। तो आप देख सकते हो गाइस 2 साल की प्रोग्रेस, 2 साल का ऑफ सीजन जिसमें आपने मसल मास ऐड करी हो, कितना लंबा टाइम पीरियड है ये, कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कितनी पीडीज और कितना फूड आपको कंज्यूम करना पड़ता है, कितनी ज्यादा डाइट आपको करनी पड़ती है, उसके बाद आपने वो मसल मास ऐड करी हो, उसके बाद भी आपके लेग्स इतने ज्यादा डाउनसाइज हो गए हो, इतने ज्यादा श्रिंक हो गए हो, साथ में आपके दूसरे मसल्स मैन, मतलब आप टेक्सास प्रो से भी हल्के आए हो जो 2 साल पहले शो था। आप सोचो वो 2 साल आपने पूरे वेस्ट कर दिए एक तरीके से। तो यही चीज गाइस क्विंटन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और बाकी गाइस इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए स्टोरीज में, वहां पर एक क्वेश्चन इनसे डाइट के बारे में पूछा गया, तो वहां इन्होंने बताया क्विंटन ने कि मैं 100 ग्राम से भी कम कार्ब्स पे मैनेज कर रहा था। और देखो आप प्रेप के टाइम पे जब मैं 1 घंटे से भी ज्यादा कार्डियो कर रहा हूँ, 100 ग्राम से भी कम कार्ब्स कंज्यूम कर रहा हूँ एंड आई एम 6 फीट 2, मतलब 6 फुट 2 इंच की हाइट, और बहुत ज्यादा इनकी डिमांड थी, इनकी फिजिक की डिमांड थी, जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, जिस तरह का इनका मैसिव फ्रेम है उस हिसाब से, बट ये उस तरह से चीजों को कंज्यूम नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा पुश करा, वो चीज देखो किस तरह से आई है। इस बारे में खैर मैट ने भी ये नहीं कहा कि क्विंटन ने कुछ गलत करा, मैट ने भी बड़ी रिस्पेक्टफुल वे में एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बताया कि सारी मेरी गलती है, जो मैंने आपको बताया भी था, इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, जो भी क्विंटन के साथ हुआ, जो भी हमने लूज करा, और साथ में मुझे लगता है कि हम आगे जाके प्रोग्रेस करेंगे। ये पोस्ट उन्होंने ना पहले ही डाल दिया था न्यूयॉर्क प्रो के होने के बाद ही। बाकी एनीवेज क्विंटन ने यही बताया कि अब फाइनली वो 2 वीक्स में कंपीट करने वाला है, आई थिंक टोरंटो प्रो में हमें कंपीट करते हुए दिखेंगे, लेकिन हाँ वहां के लिए इन्होंने कोई कोच हायर नहीं करे। तो मैट ने इसके बारे में हंसते हुए यही बताया कि भाई 2 साल में कोच के साथ वर्क कर रहा था और मेरी फिजिक को नहीं समझ पाया, तो 2 हफ्ते में कोई कोच मेरी फिजिक को कैसे समझ लेगा, तो मैं कोई चांस नहीं लूंगा इस बारे में, इस बार मैं खुद को खुद ही ट्रेन करूंगा इन 2 वीक्स और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बट अभी तो आई एम नॉट हायरिंग एनी कोच। तो आप बताओ इस क्विंटन का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, क्या ये सही डिसीजन था बिना एक कोच के वर्क करने का, या मैट के साथ ट्रेनिंग करना स्टॉप कर देने का? वेल ये हमें तो टाइम ही बताएगा, लेकिन हाँ अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, और ये है गाइस पैट्रिक मूर के बारे में। और यस आप इनको पहचान नहीं रहे होंगे, मैं भी नहीं पहचाना था, बिकॉज कई साल इन्होंने वेस्ट कर दिए जहां पर इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी, कोई मसल मास गेन नहीं करी, कोई ऑफ सीजन नहीं लिया इस तरह का जिसमें काफी ज्यादा चेंज दिखे हो। उसके बाद लास्ट ईयर में आर्नोल्ड क्लासिक में कम बैक करते हुए दिखे, हमने सोचा थोड़े से बड़े आएंगे, थोड़े से मैसिव आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये प्लेस हुए लास्ट। उसके बाद कैली प्रो में भी इन्होंने कंपीट करा, वहां पे भी 4th 5th प्लेस इन्होंने हासिल करी, ब्लेसिंग अबोदिबो से भिड़ गए थे सेकंड कॉल आउट में। तो ऐसा कुछ पैट्रिक ने हमें नहीं दिखाया, बट एनीवेज अब सारे क्रिटिसिज्म को जितना इनको मिलता है ना, इनको बहुत भर भर के क्रिटिसिज्म मिला गाइस। बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज करा इनकी अप्रोच को, और अब इन्होंने इसको दिल पे ले लिया। यस गाइस, बिकॉज अब इन्होंने बहुत ज्यादा मसल मास ऐड कर लिया। अब देख लो किस तरह का इनका ऑफ सीजन जा रहा है। एकदम से ना इन्होंने ये जब फिजिक अपडेट पोस्ट करी तो सभी लोग देख के हिल गए होंगे, क्योंकि पैट्रिक को इतने साल मतलब 5-6 साल हमने ट्रेन करते हुए देखा और ऐसा कभी नहीं देखा। फाइनली ही इज लुकिंग बिगर, ही हैज गॉटन बिगर, जो हम देखना चाहते थे हमेशा से। यहाँ पे पैट्रिक ने अपने कैप्शन में यही बताया कि इस बार हमारा गोल यही है कि मसल मास ऐड करें अच्छे से, 15-20 पाउंड टिश्यू ऐड करें, अपनी वेस्ट को उसी तरह से टाइनी रखें, उसके बाद कंडीशन स्टेज पर आए, तब हम बहुत ज्यादा अमेजिंग पैकेज के साथ होंगे। और डेफिनेटली गाइस मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। लेकिन हाँ यहाँ पे भी आप देखोगे ना, ये वाटरी लग रहे हैं, ये थोड़े से फुलर साइड पे लग रहे हैं, सॉफ्टर साइड पे लग रहे हैं, अब वो ऑफ सीजन की वजह से। लेकिन हाँ इनकी वेस्ट आप देखोगे तो अभी भी बहुत ज्यादा टाइनी साइड पर है, तो उसको सैक्रिफाइस अभी तक तो नहीं करा है। बाकी अगर इस पे अपील होते हैं, मसल मास देखते हैं कितनी ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, लेकिन हाँ वेस्ट सैक्रिफाइस नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग। और फाइनली कुछ तो ये कर रहे हैं, कुछ तो प्रोग्रेस ये कर रहे हैं, दैट इज अ रियली कमेंडेबल थिंग। हमें इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये कुछ चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, और करना चाहिए मैन, नहीं तो आपका करियर पूरा ऐसे ही चला जाएगा। आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की। उस टाइम पर ना डायरेक्ट वगैरह नहीं थे, सैमसन नहीं थे, जब ये टॉप 10 में प्लेस हुए थे, तो लोग समझ रहे थे उस टाइम शेप की इंपॉर्टेंस को कि हाँ काफी आगे जा सकते हैं। अब देखो कैसे कैसे शेप आ गए। उस टाइम इनके लिए बहुत ज्यादा स्कोप था, बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो ये ट्राई कर रहे हैं। आप बताओ पैट्रिक की अप्रोच आपको कैसी लगी, कैसे लग रहा है ये फिजिक में इनकी चेंज? क्या ये बहुत ज्यादा बल्कि साइड पे लग रहे हैं, या फिर अभी इनको और मसल मास ऐड करना चाहिए और ज्यादा ऑफ सीजन को कंटिन्यू करना चाहिए? बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो है गाइस माइक सोमरफील्ड की। माइक सोमरफील्ड इज डन विद द ऑफ सीजन। यस गाइस, ऑफ सीजन इनका कंप्लीट हो गया है
कंपटीशन की डाइट ऑन है, यानी अब प्रेप मोड पे अभी से आ गए हैं। वैसे तो बहुत टाइम है अभी शो में, लेकिन हाँ जिस तरह से क्लासिक डिवीजन के एथलीट्स मसल मास ऐड कर लेते हैं, मैसिव हो जाते हैं, उस तरह से उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है प्रेप के लिए। बट इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मिस्टर ओलंपिया के लिए प्रेप कर रहे हो सकता है दुबई प्रो में इनका कम्पीट करने का प्लान हो और वहाँ के लिए ये अभी से ही प्रेप स्टार्ट कर रहे हो। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। बट साइज मैन, साइज इज़ लुकिंग रियली मैसिव। मतलब मुझे समझ नहीं आता किस तरह से अपने आप को कंटेन करते हैं क्लासिक डिवीजन में। देखो इनके लैट्स वगैरह और फुलनेस और मसल्स कितने ज़्यादा थिकर साइड पे लग रहे हैं, मतलब वो अलग ही ना पता लग रहा है कितने ज़्यादा हैवी इनके लैट्स हो रहे हैं। तो मुझे तो गाइस वही लगता है कि इनकी विथ वगैरह देख के, इनकी मसल मास देख के कि इनको ओपन डिवीजन में मूव कर जाना चाहिए। बट अब आप बोलोगे कि मैं सबको ऐसे बोलता हूँ, हर क्लासिक डिवीजन के एथलीट को ओपन में मूव कर जाना चाहिए। नहीं मैन, हर को नहीं करना चाहिए। बट देखो लास्ट ईयर हमें ये टॉप 6 से भी बाहर पुश होते हुए दिखे। अब क्या लगता है आपको, इतनी अच्छी फिजिक होने के बाद भी, इतना अच्छा स्ट्रक्चर होने के बाद भी, जब आप ऊपर ना जाओ बल्कि नीचे जाते जाओ तो आपका और ज़्यादा स्कोप है। अब देखो ये ब्रियॉन को तो बीट करने से रहा है, साथ में ये उर्स को, रमोंडिनो को, वेस्ली को, क्रिस को, इन सबको बीट करने से रहा है। और माइकल डबूल भी अब तो लाइन में, और अब स्टेफन मटाला और पता नहीं लेस्डो किराली, कितने सारे एथलीट्स ना नए नए आ रहे हैं। तो क्लासिक डिवीजन में और ज़्यादा कंपटीशन टफ होता ही जाएगा और टॉप 3 टॉप 4 ना ये ही चेंज नहीं होंगे, बाकी सारे चेंज होते चले जाएंगे। तो वही है गाइस, हमेशा हमें नया कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। और अब इनको डिसाइड करने का आई थिंक टाइम है। इट इज़ द हाई टाइम कि इनको जब बिल्कुल एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि कहाँ पर मुझे जाना है। वैसे ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा शेप, ऐसे प्रपोर्शंस लेके मैन अगर ये ओपन डिवीजन में आए तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक अच्छा ऑफ सीजन लेने के बाद, मतलब एकदम से नहीं लेकिन हाँ 1 साल या 1.5 साल का ऑफ सीजन लेने के बाद ये अच्छी मसल मास ऐड कर सकते हैं। 260 पाउंड 265 पाउंड पे अगर ये आते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर हिम। हाइट अच्छी है इनके पास, हाइट इनकी कम नहीं है गाइस। तो आई थिंक ये 5'11", 5'10" के आसपास तो होंगे। तो उसी हिसाब से गाइस मैं समझता हूँ इनके लिए इनका फ्रेम एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल को अनलॉक कर देगा अगर ये मसल मास ऐड करते हैं और ओपन डिवीजन में मूव करने का ट्राई करते हैं। देखो सारे 212 डिवीजन के एथलीट मूव हो रहे हैं ओपन डिवीजन में, एक मेंस फिजिक के नहीं हो रहे हैं, एक क्लासिक के नहीं हो रहे हैं। आई थिंक किसी क्लासिक डिवीजन के एथलीट को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब मूव करने की बहुत टाइम से कोई भी नहीं आया और देखना चाहिए यहाँ पर कैसा लगता है और किस तरह से वो प्लेस होता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो दूसरों के लिए भी रास्ता खोल देगी ओपन डिवीजन का, जब उनको पता लगेगा कि यस मैन हमारे डिवीजन से भी एथलीट उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखो 212 के बाद कैसा हुआ, जब हार्डी चोपर ने परफॉर्म करा, जब डायरेक्ट ने परफॉर्म करा, अब दूसरों के लिए भी रास्ता खुला है ना। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि हम भी ट्राई करके देखते हैं मैन, क्या पता हमारा भी कुछ हो जाए। तो वैसे ही क्लासिक के भी एथलीट को ट्राई करना चाहिए, अपनी फिजिक, अपने शेप, अपने प्रोपोर्शंस के बेस पर कहाँ पर जा सकता है, कहाँ पर जा पाता है, उसके बेस पे गाइस दूसरे एथलीट्स को भी मौका मिलेगा। और बहुत ज़्यादा हमें एक आंधी यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, जब एक्चुअल में शेप्स वर्सेस शेप होगा। जब ओपन डिवीजन में क्लासिक वर्सेस 212 डिवीजन होगा ना, तब मजा आएगा। अब आप देखना नहीं चाहते ना फ्रीक्स को, तो मैं शेप्स को देखो, लेकिन शेप्स फिर हर कैटेगरी से आने चाहिए, अच्छे से अच्छे शेप्स आने चाहिए, तब आएगा मजा। एक ही डिवीजन डोमिनेट करे वो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आप बताओ मेरी इस ओपिनियन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, ये वीडियो आपको कैसा लगा, किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।